आपने इस फिल्म को बनाने का जो जो फर्स्ट आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि चलो मूव ऑन, लेट्स फॉरगेट इट। सो व्हाई डिडंट यू फॉरगेट इट? इसी डर से कि ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा है हमारे रीसेंट हिस्ट्री का, जिसको शायद हम भूल के आगे निकल जाएं और कभी देखें नहीं कि हम क्या बेहतर कर सकते थे एज अ सोसाइटी। तो वो क्या होता है, जो बुरी यादें होती हैं हम कोशिश करते हैं कि वो पूरी हो गई, पर उस बुरी यादों में नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है। और अगर हम में से कुछ लोग शायद थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते तो वो नुकसान कम होते हैं, ख़त्म तो नहीं होते, क्योंकि वो आपदा इतनी बड़ी थी कि ज़ीरो तो नहीं होता, लेकिन हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते थे। करना इसलिए मुझे बहुत आवश्यक लगा कि मुझे ये लगा कि ये हम सब की कहानी है, ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये घटनाक्रम की कहानी है, ये किसी मनुष्य की कहानी नहीं है, ये मनुष्यता की कहानी है। तो जब भीड़ की बात आई तो सब्जेक्ट इतना टॉपिकल था, बहुत ही फ्रेश था। उस टाइम कोविड चल ही रहा था, ऐसा नहीं था कि कोविड चला गया था। और ये सब विजुअल जो हम फिल्म में भी देखते हैं, ट्रेलर में देखते हैं, वो हमने देखे, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविज़न चैनल्स हमने देखे। तो मुझे लगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी एग्जिस्टेंस का, जिसका डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इस फिल्म को हाँ किया। यार मैं भी माइग्रेंट था अभी, अब मैं मुंबईकर हो गया हूँ, बट सर पर मैं भी माइग्रेंट, हाँ, लेकिन फ़र्क है, क्लास का फ़र्क है। ऐसा आपको आज मुझे देख के लगता है कि मैं कभी उन पैसों की तकलीफ से गुजरा ही नहीं। जब मैं बॉम्बे गया था तो मैं इंजीनियर था, मैं नौकरी छोड़ के गया था और पिताजी के पास पैसे नहीं थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो उसका एक अंश जिया है, लेकिन वो उतना ज़्यादा मुश्किल दुष्कर नहीं था। कलाकार का मतलब ही होता है जो बीते हुए कल को और आने वाले कल को आज उपस्थित कर दे, निराकार भाव को साकार कर दे, उसको आप कलाकार कहते हैं। तो मुझे लगता है कि सब कलाकार जितने भी चित्त होते हैं, चाहे वो निर्देशक के रूप में हो, चाहे वो लेखक के रूप में हो, चाहे वो अभिनेताओं के रूप में हो, उनके अंदर परमात्मा एक क्षमता दे देता है कि वो परानुभूति को स्वानुभूति बनाकर प्रस्तुत कर पाने में सक्षम। मुझे पंकज जी, आशु सर, आदित्य श्रीवास्तव, भूमि, दिया, कृतिका, इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो एज एन एक्टर और ज़्यादा एक्साइट हो गया था मैं कि अच्छा लगता है, एक चैलेंज लगता है कि यार अच्छे एक्टर हैं फ्रेम में तो कुछ अच्छा बनेगा, कुछ अच्छा निकल के आएगा। तो यही दो मुख्य रीज़न थे, मेरे इंपॉर्टेंट रीज़न थे इस फिल्म को हाँ करने के। हेलो एंड वेलकम टू द वायर। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर। 3 साल पहले आज ही के दिन भारत में कोरोना लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी। एक ऐसा दौर जिसे भारत ने शायद पार्टीशन के बाद कभी पहले देखा नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मास माइग्रेशन हुआ था। सबकी कहानियाँ हैं, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ज़्यादा दर्दनाक हैं, जैसे कि उस प्रवासी मजदूर की कहानी जो पंजाब से बिहार तक पैदल या किसी बस में चला गया, या उस आदमी की कहानी जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के लेके गया, या उन चंद लोगों की कहानी जिन्होंने रेल की पटरी पर अपनी आखिरी सांस ली। इन्हीं सारी कहानियों को हम क्यों याद करें? ताकि हम अपने प्रिविलेज के पीछे इन सारी कहानियों को भूल ना जाए। यही सारी कहानियां लेकर एक फिल्म आई। फिल्म का नाम है भीड़। भीड़ के डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा। अनुभव सर, स्वागत है आपका। स्वागत है आशुतोष जी, स्वागत है राजकुमार। थैंक यू। हम पूरी कास्ट और डायरेक्टर सर के साथ हैं। तो भीड़ फिल्म बात करती है कोरोना लॉकडाउन के उस दौर के बारे में, उस शुरुआती दौर के बारे में, जब एकाएक लॉकडाउन लग चुका था और प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए लौट रहे थे। इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए अनुभव सर हमारे साथ है। सबसे पहले हम आपसे ही शुरुआत करेंगे कि आपने इस फिल्म को बनाने का जो जो फर्स्ट आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि चलो मूव ऑन, लेट्स फॉरगेट इट। So why didn't you forget it? इसी डर से कि ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा है हमारे रीसेंट हिस्ट्री का, जिसको शायद हम भूल के आगे निकल जाएं और कभी देखें नहीं कि हम क्या बेहतर कर सकते थे एज अ सोसाइटी। तो वो क्या होता है, जो बुरी यादें होती हैं हम कोशिश करते हैं कि वो पूरी हो गई, पर उस बुरी यादों में नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है। और अगर हम में से कुछ लोग शायद थोड़ा अलग तरीके से
बिहेव करते तो वो नुकसान कम होते हैं, ख़त्म तो नहीं होते, क्योंकि वो आपदा इतनी बड़ी थी कि ज़ीरो तो नहीं होता, लेकिन हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते थे। तो ये ज़रूरी है कि हम साथ बैठ के एक बार देखें, एक बार याद करें कि अरे ये क्या हुआ था, मैं और क्या क्या बेहतर कर सकता था। ये मेरा अपने आप से भी सवाल था, क्योंकि लॉकडाउन के शुरू के 5-6 दिन या 10 दिन मैं खाना बना के उसकी फ़ोटोएँ इंस्टाग्राम पे लगा रहा था, और फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये हो क्या रहा है। और फिर वहाँ से मेरा खुद का जगना शुरू हुआ। वो जो हमारे जीवन के अदृश्य लोग हैं बड़े शहरों में, कि जैसे उनको इस्तेमाल हम रोज़ करते हैं। जब हम कूड़ा निकाल के घर के बाहर रखते हैं तो वो कोई लेके जाता है, हम उसको नहीं जानते, हम उसको एक फैसिलिटी के रूप में जानते हैं कि एक फैसिलिटी है। वो आदमी था जो आपके घर से कूड़ा रोज़ बाहर लेके जाता था, उसको अचानक बोला गया कि अब खाना नहीं मिलेगा रोज़। उसको उसके मकान मालिक ने बोला कि अगर किराया नहीं दोगे अगले 1 महीने का एडवांस में तो यहाँ नहीं रह सकते। उस आदमी को जानने की कोशिश, उस आदमी के लिए जगने की कोशिश, क्योंकि मैं उस आदमी के लिए, वो भीड़ का हिस्सा था मेरे लिए, लेकिन उसको लोग एक इंसान की तरह देख सकें, ये मेरी कोशिश थी कि इस फिल्म के ज़रिए देखने की। आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके दिमाग में क्या ख्याल था जब, एक तो लॉकडाउन का अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, और ये फिल्म आपने जब साइन की तब आपने इस फिल्म को साइन करने के पीछे का रीज़न आप बता दीजिए। जैसा कि अनुभव भाई ने बताया कि जब हमारी विशेषता समाप्त हो जाती है तो हम शेष हो जाते हैं, और जब हम शेष हो जाते हैं तो फिर हम व्यक्ति नहीं रहते हैं, हम भीड़ हो जाते हैं। और भीड़ के अपने दर्द होते हैं, और भीड़ के उस दर्द को हम और आप सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन उसका निदान नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब कोई आपदा आती है तो सबसे पहले हमारी आस्थाओं के ऊपर चोट करती है। हमारी आस्था हिलती भी है, हमारी आस्था जगती भी है, और हमारी आस्था दिखती भी है। तो ये तमाम जो पूरा का पूरा घटनाक्रम था, ये इस फिल्म का एक हिस्सा था। और चूंकि एक ऐसी याद है जिसे हम याद भी नहीं रखना चाहते, और जिसे हमें भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य और मनुष्यता, इन दोनों की पूरी की पूरी आपदा जो हमने नहीं चाही, ये हमारे लिए अनचाही थी। पूरी सृष्टि के लिए, पूरे विश्व के लिए ये अनचाही आपदा थी। तो उस अनचाही आपदा से वह मनुष्य जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जिसकी शक्ल हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिसके कर्म हमारी और आपकी सबकी सुविधा के कारण बने होते हैं, तो उनके जीवन की जो दास्तान है उसके ऊपर ये फिल्म थी। और करना इसलिए मुझे बहुत आवश्यक लगा कि मुझे ये लगा कि ये हम सब की कहानी है, ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये घटनाक्रम की कहानी है, ये किसी मनुष्य की कहानी नहीं है, ये मनुष्यता की कहानी है। और एक दौर ऐसा आया कि जब हम कर रहे थे फिल्म, और पता लगा कि तारीखें ऐसी थी कि इनकी शूटिंग इन्होंने फिक्स कर दी थी, और मैं उन तारीखों में कुछ और शूट कर रहा था, मैं दे ही नहीं सकता था। तो मैंने रात को 1:30 बजे फिर उनको एक लंबी चिट्ठी लिखी, जिसमें इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं इस फिल्म को करना ही चाहता हूँ, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी ये तारीखें यहाँ से बढ़ाकर यहाँ कर दें। तो ये भी मौजी आदमी, इन्होंने तत्काल निर्णय लिया, और मेरे पास रात को ही संदेश आया कि तुम कब से करोगे। तो मैंने इनको बताया, बोले डैम, मैं शिफ्ट कर देता हूँ, और फिर सही हो गया। तो ये आप सोच सकते हैं कि क्यों एक अभिनेता के तौर पे मुझे लगा कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए। आशुतोष जी जब भी बात करते हैं तो एकदम समराइज कर देते हैं हर चीज़ को, ताकि हम कुछ भूल भी ना पाए आगे। जी, राजकुमार, आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और शाहिद जैसी फिल्म आपने की जो कि ऐसा टॉपिक है, मुंबई के चंद लॉयर्स के अलावा उस टॉपिक को शायद उस वक्त कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आपने उस फिल्म को चूज़ किया, और ऐसी अन्य फिल्म आप करते आए हैं। और ये भी एक फिल्म एक पॉलिटिकल सोशल कॉन्शियस जिंदा रखकर बनाई, ऐसा ट्रेलर से हमें मालूम पड़ता है। तो आपका क्या नज़रिया था इस फिल्म को साइन करने से पहले? थैंक यू जीशान। मेरा नज़रिया था, 2 चीज़ें थी। एक तो मुझे सर के साथ काम करना था। मैं बहुत ही पेशेंटली जब भी क्योंकि फिल्म देखता लगता था कि यार इस फिल्म में बहुत अच्छी फिल्म है, मेरे दिल को बहुत पसंद आई, कि मुझे कब मौका मिलेगा, बिकॉज ये इतनी बेहतरीन कहानियाँ कहते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से कहते हैं।
तो मुझे हमेशा से था कि इनके साथ काम करना है। तो जब भीड़ की बात आई तो सब्जेक्ट इतना टॉपिकल था, बहुत ही फ्रेश था। उस टाइम कोविड चल ही रहा था, ऐसा नहीं था कि कोविड चला गया था। और ये सब विजुअल जो हम फिल्म में भी देखते हैं, ट्रेलर में देखते हैं, वो हमने देखे, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविज़न चैनल्स हमने देखे। तो मुझे लगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी एग्जिस्टेंस का, जिसका डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इस फिल्म को हाँ किया। और फिर जब कास्ट जुड़ती गई, जब ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार जुड़ते गए, तो मेरा जो एक्साइटमेंट था वो और डबल हो गया कि मुझे पंकज जी, आशु सर, आदित्य श्रीवास्तव, भूमि, दिया, कृतिका, इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो एज एन एक्टर और ज़्यादा एक्साइट हो गया था मैं कि अच्छा लगता है, एक चैलेंज लगता है कि यार अच्छे एक्टर हैं फ्रेम में, तो कुछ अच्छा बनेगा, कुछ अच्छा निकल के आएगा। तो यही दो मुख्य रीज़न थे, मेरे इंपॉर्टेंट रीज़न थे इस फिल्म को हाँ करने के। अनुभव सर, जब आपने अपना सबसे पहले आपने जो बातें कही उसमें भी आपने एक तरीके से क्लास की बात की कि जो कूड़ा उठाने वाला है उसके बारे में आपने बताया अभी हमें। तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि कास्ट को और क्लास को आप जब दिखाते हैं कि ग्राउंड लेवल पे और सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किस तरीके से ऑपरेट होती है, उस चैलेंज को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितना चैलेंजिंग है वो दिखाना। सरकारी लेवल तो बहुत बात की बात है, और कास्ट और क्लास सेम ही है। कास्ट का निर्माण ही इसलिए हुआ कि क्लास मेंटेन रहे। झगड़ा क्लास का है, कास्ट एक टूल है, और जो बहुत पुराना टूल है और बहुत इफेक्टिव टूल है। उससे पहले हमको डील करना है। सरकार तो हम बनाते हैं ना, तो जब तक हम सरकारें क्लास और कास्ट पर बनाते रहेंगे, क्लास और कास्ट जिंदा रहेगी। जिस दिन हम क्लास और कास्ट पे सरकार बनाना बंद कर देंगे, जिस दिन हम इस बात पे सरकार बनाने लगेंगे कि सबको खाना देने की बात कौन कर रहा है, सबको कपड़े देने की बात, सबको घर देने की बात, सबको रोज़गार, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा देने की बात कौन कर रहा है, बात ना करे सिर्फ करे भी, तो उस दिन ये सारी समस्याएं अपने आप, फिर बंटवारा कास्ट और क्लास पे नहीं होगा, फिर बंटवारा होगा ही नहीं, फिर एक पूरा देश होगा, और वो देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। दुनिया का, वैसे भी दुनिया का सबसे यूनिक देश है भारत। तो सर, इसके अलावा एक डायरेक्टर्स आपके ऊपर जो यूजुअली सवाल किए जाते हैं कि जैसे समडॉग मिलियनेयर का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो उसको अक्सर कहा जाता है कि एक अमेरिकन लेंस से इंडिया को देखने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आप माइग्रेंट्स की बात ज़्यादातर कर रहे हैं, जबकि हम में से कोई माइग्रेंट लेबर नहीं है। तो उस चैलेंज को आपने कैसे ओवरकम किया, या कि आप कर पाए या नहीं, क्योंकि टू लुक एट थिंग्स थ्रू माइग्रेंट वर्कर्स आइज, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, उसको चैलेंज को आपने ओवरकम कैसे किया या नहीं? यार मैं भी माइग्रेंट था अभी, अब मैं मुंबईकर हो गया हूँ, बट सर पर मैं भी माइग्रेंट, हाँ, लेकिन फ़र्क है, क्लास का फ़र्क है। ऐसा आपको आज मुझे देख के लगता है कि मैं कभी उन पैसों की तकलीफ़ से गुजरा ही नहीं। जब मैं बॉम्बे गया था तो मैं इंजीनियर था, मैं नौकरी छोड़ के गया था, और पिताजी के पास पैसे नहीं थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो उसका एक अंश जिया है, लेकिन वो उतना ज़्यादा मुश्किल दुष्कर नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि आपने अपने पास्ट से इंस्पायर? ऐसा नहीं है यार, उसका कोई साइंस नहीं है कि इस टेस्ट ट्यूब में से ये निकाल के यहाँ डाल दो, पर वो मैं हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि वो क्या होता है, जब गाड़ी घुसती है सोसाइटी के अंदर तो एक आदमी खड़ा होकर बाहर आपको ऐसे करता है, तो आप भी ऐसे कर देते हैं, कभी आप नहीं भी करते हैं, आप बिजी होते हैं। मुझे अच्छा लगता है उसको, कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके। तो ये छोटे शहरों का शायद गुण है कि आप हर आदमी से बात करते हैं, उसको जानना चाहते हैं। तो वही फ़र्क है भीड़ और लोग का, कि वो लोग इंसान बन जाता है वो आदमी आपके लिए, आपको उसका नाम पता होता है, आपको पता होता है कि वो कहाँ से आया है। आशुतोष जी, कभी आपको ये डायलेमा हुआ था कि आप कैसे ये किरदार निभा पाएंगे, क्योंकि आपने वो जिंदगी जी नहीं है? शम्मे सुखन, कला में सबसे अद्भुत आनंद इसी बात का होता है। स्वानुभूति तो सबके पास होती है, लेकिन जो परानुभूति को स्वानुभूति बना पाने में सक्षम होते हैं, आप उनको कलाकार कहते हैं। तो आप जो ये कहा जाता है कि बिना मेरे मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ये एक बात हो गई, लेकिन कलाकार का मतलब ही होता है जो बीते हुए कल को और आने वाले कल को आज उपस्थित कर दे, निराकार भाव को साकार कर दे, उसको आप कलाकार कहते हैं।
तो मुझे लगता है कि सब कलाकार जितने भी चित्त होते हैं, चाहे वो निर्देशक के रूप में हो, चाहे वो लेखक के रूप में हो, चाहे वो अभिनेताओं के रूप में हो, उनके अंदर परमात्मा एक क्षमता दे देता है कि वो परानुभूति को स्वानुभूति बनाकर प्रस्तुत कर पाने में सक्षम। बढ़िया, बहुत खूब। सर, जब आप फिल्म बना रहे थे, फिल्म बनाने की प्रोसेस में थे, तब आपको कहीं डर था कि यार ये फिल्म शायद ना बने, या क्योंकि बिकॉज रिपरकशंस जैसे हुए, जैसे आपने ट्रेलर के रिलीज के बाद जो रिएक्शन देखने मिला, उस हिसाब की रिएक्शंस में पूछ रहा हूँ आपसे कि उतना दूर सोचने का ही नहीं। अपना जो मिशन है ना, वो एक कार के जैसा है। मैं उस कार में बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ। अब रास्ते में बैरिकेड आएगा तो भी बात करेंगे कि भाई जाने दो, मुझे जाना है आगे। रास्ते में कोई पत्थर फेंकेगा मेरी तरफ तो बच के निकल जाऊंगा, या पत्थर वाले से बात कर लेंगे। तो इतना दूर सोचना नहीं कि यार वो आगे से राइट टर्न मारूंगा। है जो करने की आप कह रहे हैं, क्या ये बात हो पा रही है? फिल्म रिलीज हो रही है यूएस सर्टिफिकेट के साथ जी, ओके। तो कारवां गुजर रहा है। राजकुमार, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जब आप नए किरदार करते हैं, ऐसे किरदार जब आप करते हैं जिनको आपने शायद अनुभव नहीं किया या जिया नहीं हो असल ज़िंदगी, जब आप वो करते हैं तो आपकी क्या प्रोसेस रहती है? ऑफ कोर्स एक रिसर्च होता है, एक थोड़ा अपना पर्सनल एक होमवर्क होता है जो आप करते हैं, क्योंकि ऐसा तो डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं आपके ऊपर, क्योंकि जो भी किरदार आप निभा रहे हैं वो आपने नहीं जिया। लेकिन कई बार कुछ इंस्पिरेशन मिल जाती है कि आसपास के लोग वैसे होते हैं तो आप एक वहाँ से इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन अमूमन ये होता है कि वो उसकी ज़िंदगी के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होता है। सिर्फ अच्छी बात ये होती है, कॉमन फैक्टर ये है कि वो भी इंसान है, कि उसको भी मारोगे तो उसको भी दर्द होगा। वो एक इमोशन आपको पता है कि बेसिक इंसान का इमोशन क्या है। तो जब ऐसे किरदार आते हैं तो एक, जैसे अगर पुलिस ऑफिसर का किरदार है तो आपको एक उसका क्या एजुकेशन रहा होगा, पुलिस में क्या क्या रैंक्स होती हैं, वो अभी किस रैंक पे, टेक्निकल नॉलेज है कि उसके सुपीरियर हैं तो इनकी रैंक क्या है, इनका रिश्ता कितने साल का रहा है, इनके साथ मेरा अलग बिहेवियर है, भूमि के साथ अलग बिहेवियर है। तो ये सब जानना ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। आपके जो को एक्टर्स हैं उनके साथ इस कैरेक्टर का क्या रिलेशनशिप है, बिकॉज यू बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल। सो वो उस पर मैं अपना वो एक पर्सनल होमवर्क है जिसमें जो आप अपने घर में बैठ के करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो वो आप करते हैं। उसके बाद तो सेट पे आकर, क्योंकि सर ने इतने अच्छे से एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसके अंदर सब कुछ है, सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें, कैरेक्टर का बैकग्राउंड भी है, कैरेक्टर का बचपन भी है, कैरेक्टर कैसे सोचता है, क्या साइकोलॉजी है उसकी, वो सब है। तो अगर आप उसको अच्छे से अगर पढ़ लें तो उसी में आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं। अनुभव सर, क्रिटिसिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब दो तरीके के अगर हम कैरेक्टराइज करें इसको, तो क्रिटिसिज्म जैसे कि कई लोग आपको इंटरनेट पे लिब्रांडो भी कह सकते हैं, उस क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसा क्रिटिसिज्म जो अक्सर लिखा जाता है आपके बारे में कि आपको फॉर एग्जांपल मुल्क की बात ले तो एक अच्छा आर्टिकल वायर में ही छपा है कि इस्लामोफोबिया के बारे में आपने बात की और बहुत अच्छे से दिखा है मेरे हिसाब से। लेकिन द वुमन हु रोट द आर्टिकल, फॉरगेटिंग हर नेम, सो शी रोट दैट द इस्लामोफोबिया दैट यू आर शोइंग, यू आर adhering to some other societal norms और जो प्रेजुडिसेस है उनको बेसिस बना के आप एक इस्लामोफोबिया के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो इस तरीके के और आयुष्मान का जो कैरेक्टर है वो ऐसा कहा जाता है कि अपर कास्ट क्यों है, व्हाई कैंट ही बी लोअर कास्ट पुलिस ऑफिसर। सो इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं? जितना भी क्रिटिसिज्म इंडिविजुअल है वो उसका स्वागत है, उसको सुनूंगा, उससे सीखूंगा, आगे उसमें से कुछ अपने आप में कुछ बदलाव करने हैं तो वो करूंगा। जो इंडस्ट्रियल क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म इज एन इंडस्ट्री नाउ, तो जो इंडस्ट्रियल क्रिटिसिज्म है, जो कोऑर्डिनेटेड कंसर्टेड क्रिटिसिज्म है, वो मोटिवेटेड है। तो अगर उस मोटिवेशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, सरोकार नहीं है, तो फिर वो क्रिटिसिज्म मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, वो कुछ और काम कर रहा है, वो एक्चुअली मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन ये जैसे क्रिटिसिज्म आपने बताया, ये मुझसे बात कर रहा है कि आयुष्मान ब्राह्मण क्यों था, वो दलित क्यों नहीं था, इस पर बातचीत करने को तैयार हूँ और मैंने की भी है लोगों से। तो और क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़रूरी है, क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे, सीखेंगे कैसे, ग्रो कैसे करेंगे। बस इंटरव्यू का अंत करने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन आशुतोष जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी फिल्म्स पॉलिटिकली और सोशल
पॉलिटिकल सोशली कॉन्शियस जो फिल्म है, ऐसी फिल्म्स बनने का स्कोप आज भारत के देश में है या नहीं? सिनेमा जो होता है वो सोशल ही होता है। इसमें जो पॉलिटिकल नाम का जो शब्द हम डालते हैं, ये क्रिटिक्स डालते हैं, या हम एक दृष्टिकोण से, क्योंकि सिनेमा हो, साहित्य हो या समाचार हो, ये समाज के प्रतिनिधि नहीं होते, ये समाज के प्रतिबिंब होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जैसा हमारा बिंब होता है, जैसे जैसे समाज बदलता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे समाज के प्रतिबिंब भी बदलते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो ये और वही साहित्य आपको लंबे समय तक याद रहता है, या वही सिनेमा आपको लंबे समय तक याद रहता है, जो पहले भी प्रासंगिक था, अभी भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये तो कला की खास बात होती है, इसलिए जो कलाकार होते हैं वो परिस्थिति भले ही ना बदल पाए, लेकिन मनस्थिति जरूर बदल देते हैं। आप उनको देख के कहीं ना कहीं आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। तो मैं इसको इसी दृष्टिकोण से देखता हूँ। सर, आपको लगता है स्पेस है पॉलिटिकल फिल्म्स की? दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन। भयंकर स्पेस है, लेकिन आसमान है कि नहीं, वो Censorship- सवाल आसमान है कि ज़मीन है। जी, पॉलिटिकल कहानियाँ कहने की तो ज़मीन हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है, अगर कम पड़ता है तो आसमान। तो बनती क्यों नहीं? अब वो मेरा जवाब नहीं है, वो फिल्म बनाने वालों का जवाब है, बाकी फिल्म बनाने वालों का, लेकिन ज़मीन बहुत सारी उपलब्ध है। थैंक यू सर, शुक्रिया आप तीनों का, आपने वायर को समय दिया और हमारे साथ बातचीत की। फिल्म 24 मार्च को रिलीज़ होगी, लॉकडाउन के 3 साल के बाद जब कंप्लीट हो रहे, तो मेरी आशा है आप सब फिल्म देखने जाएंगे और अनुभव और राजकुमार और आशुतोष का काम को देखेंगे। थैंक यू सो मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।